国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। चीनी सरकार ने वैश्विक शासन पर श्वेत पत्र जारी किया। चीनी काउंसिल जनरल ने बेंगलुरु के आनंदी इंटरनेशनल स्कूल का दौरा किया। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी ने 16 जून की शाम पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ईरान अमेरिका वार्ता और मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। इशाक डार ने वांग यी को ईरान और अमेरिका के बीच हुए पहले चरण के समझौता ज्ञापन की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने और पाकिस्तान की मध्यस्थता कोशिशों को चीन द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। डार ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ निकट संवाद और समन्वय जारी रखना चाहता है ताकि शांति वार्ता की मौजूदा गति बनी रहे और क्षेत्र में स्थायी शांति तथा स्थिरता स्थापित की जा सके। वांग यी ने ईरान और अमेरिका के बीच पहले चरण के समझौता ज्ञापन को संभव बनाने में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हुए उसे बधाई दी। उन्होंने कहा कि शांति के लिए प्रयास करना चीन और पाकिस्तान सहित सभी देशों की साझा अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक शांति की संभावना बनी हुई है तब तक संवाद और प्रयास जारी रखना आवश्यक है। वांग यी ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से चीन सभी संबंधित पक्षों के साथ संपर्क बनाए हुए है और युद्ध रोकने तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने शुरू से ही पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान को एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 16 जून को पेचिंग में यूएन महासचिव के उम्मीदवार, यूएन व्यापार विकास सम्मेलन की महासचिव और कोस्टारिका की पूर्व उप प्रधानमंत्री रेबेका ग्रीन्सपैन से मुलाकात की। ग्रीन्सपैन ने अपने चुनाव के मतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यूएन को युग के साथ आगे बढ़कर सुधार करने की जरूरत है। उसे शांति, विकास और भविष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वांग यी ने कहा कि यूएन महासचिव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जिन्हें चार्टर का सख्त पालन करना, असाधारण क्षमता संपन्न होना, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना और जवाबदेह होना चाहिए। चीन रचनात्मक रुख से अगले महासचिव के चुनाव में भाग लेगा। चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफंग ने 17 जून 2026 लुच्चाजुए फोरम के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और संबोधित किया। हे लिफंग ने बताया कि हाल के वर्षों में चीन ने वित्तीय क्षेत्र में जोखिमों की रोकथाम, निगरानी को मजबूत करने, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने की मुख्य दिशा का पालन करते हुए लगातार वित्तीय प्रगति की है। वर्तमान में विश्व में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विकास और वैश्विक वित्तीय संचालन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चीन चीनी विशेषता वाले वित्तीय मार्ग पर दृढ़ और स्थिर रहेगा। 15वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन को पूरी तरह से लागू करेगा, उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक विकास में योगदान देगा और विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। चीन वित्तीय क्षेत्र में संस्थागत उदारीकरण का निरंतर विस्तार करता रहेगा और सभी देशों के वित्तीय संस्थानों का चीनी बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और चीन के विकास के अवसरों में हिस्सेदारी करने के लिए स्वागत करता है। चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय ने 17 जून को वैश्विक शासन पर एक श्वेत पत्र जारी किया। अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन चीन की अवधारणा, पहल और कार्य शीर्षक वाले इस दस्तावेज का उद्देश्य वैश्विक शासन के संबंध में चीन के विचारों, पहलों और प्रयासों को दुनिया के सामने रखना, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना तथा वैश्विक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने में योगदान देना है। साथ ही अधिक न्यायपूर्ण एवं समान वैश्विक शासन प्रणाली का निर्माण करना है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि वैश्विक शासन मानवता के साझा हितों और कल्याण से जुड़ा विषय है। एक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन प्रणाली का निर्माण दुनिया के सभी देशों और लोगों की साझा आकांक्षा है। इसमें कहा गया है कि चीन हमेशा से वैश्विक शासन में सक्रिय भागीदार, योगदानकर्ता और निर्माणकर्ता की भूमिका निभाता रहा है। दस्तावेज के अनुसार
नए युग की शुरुआत से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है। साथ ही उन्होंने परामर्श, संयुक्त योगदान और साझा लाभ पर आधारित वैश्विक शासन दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। चीन वास्तविक बहुपक्षवाद का समर्थन करते हुए समान और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तथा समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण की वकालत करता रहा है। श्वेत पत्र में कहा गया है कि वैश्विक शासन पहल का प्रस्ताव रखे जाने के बाद इसे लगभग 160 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का त्वरित समर्थन और प्रतिक्रिया मिली, जिनमें से 60 से अधिक देश सक्रिय रूप से वैश्विक शासन मित्र समूह में शामिल हुए। श्वेत पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चीन की वैश्विक शासन पहल का उद्देश्य अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा देना है। चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय द्वारा 17 जून को आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन चीन की अवधारणा, पहल और कार्य शीर्षक वाला एक श्वेत पत्र जारी किया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय पोलित ब्यूरो के सदस्य विदेश मंत्री वांग यी ने वैश्विक शासन संबंधी पहलों के गहन और व्यवहारिक कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए चीन के कार्यों के 4 पहलुओं को प्रस्तुत किया। वांग यी ने कहा कि वैश्विक शासन संबंधी पहलों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा भलाई है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर करती है। पिछले महीने आयोजित वैश्विक शासन मित्र समूह की बैठक में चीन ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए नए दिशा निर्देश प्रस्तावित किए, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और अन्य पक्षों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। वैश्विक शासन संबंधी पहलों के गहन और व्यावहारिक कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के अगले चरण में प्रमुख देशों की जिम्मेदारियों, बहुपक्षीय तंत्रों के प्रभावी कामकाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए चीन इस वर्ष 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। खुले क्षेत्रीयवाद को पुनर्जीवित करना, उभरते क्षेत्रों में शासन को मजबूत करना, शासन मंच निर्माण को बढ़ावा देना और वैश्विक सहमति का निर्माण करना। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 17 जून को चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बहुपक्षवाद संबंधी सवाल के जवाब में बताया कि आज सतह पर बहुपक्षवाद नाकाम दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और भूमिका का समादर नहीं किया गया और उसकी भूमिका नहीं निभाई गई। जंगली कानून की वापसी का कारण ये नहीं है कि यूएन चार्टर जीर्ण शीर्ण हो गया है, बल्कि उसके चार्टर की प्रभावी रूप से सुरक्षा नहीं की गई। वांग यी ने कहा कि 80 से अधिक वर्षों से पहले जंगली कानून के तांडव से मानव को अभूतपूर्व तबाही का सामना करना पड़ा। 2 विश्व युद्धों के खंडहरों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुपक्षवाद से अलग कर संयुक्त राष्ट्र स्थापित किया। 17 जून को 2026 लुजियाजुई फोरम में चीनी जन बैंक के गवर्नर पैन कोंगशेंग ने आगामी नीतिगत उपायों की घोषणा की। सर्वप्रथम अल्पकालिक ब्याज दर नियंत्रण तंत्र में सुधार करें, मौद्रिक नीति ढांचे को मूल्य आधारित दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करने और अल्पकालिक ब्याज दर नियंत्रण की सटीकता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए चीनी जन बैंक ब्याज दर नियंत्रण तंत्र का और अधिक अन्वेषण और अनुकूलन करेगा। दूसरा, एक विदेशी केंद्रीय बैंक पुनर्खरीद सुविधा बनाई जाएगी। तीसरा, शंघाई मुक्त व्यापार क्षेत्र में ऑफशोर आरएमबी विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। चौथा, विशिष्ट परिदृश्यों के तहत गैर बैंक तरलता का समर्थन करने के लिए व्यापक विवेकपूर्ण उपकरणों का अध्ययन और स्थापना की जाएगी। पांचवां, शंघाई शहर की सरकार और संबंधित विभागों के साथ शंघाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र विकास अपतटीय वित्त कार्य योजना जारी की जाएगी। छठा, अंतरबैंक बाजार डेटा रिपोर्टिंग डेटाबेस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय ने 17 जून की सुबह एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर ये जानकारी दी कि चीन विश्व एआई सहयोग संगठन की स्थापना के आयोजन में तेजी ला रहा है। चीन इसमें विभिन्न पक्षों की हिस्सेदारी का स्वागत करता है ताकि एआई फॉर गुड बढ़ाया जाए। हाल ही में भारत के मुंबई में काउंसल जनरल शिनचे ने कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में आनंदी इंटरनेशनल स्कूल का दौरा किया और शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों से विचार विमर्श किया। शिनचे ने कहा कि चीन और भारत दोनों की सभ्यताएं लंबी और गौरवशाली रही हैं। हर साल 10 जून को सभ्यतागत संवाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा सभ्यताओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करती है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर।
और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। मित्रों, इन दिनों हम आपको चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज के बारे में बता रहे हैं। आज इसी के तहत हम आपके सामने जो कड़ी पेश करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कज़ाक जाति के खेल। कज़ाक जाति मुख्य रूप से शिनजियांग के इली कज़ाक स्वायत्त प्रीफेक्चर और मूलेई पालीखुन कज़ाक स्वायत्त काउंटियों में बसी हुई है। कृषि कार्य में जुटे कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश कज़ाक लोग खानाबदोश जीवन बिताते हैं। कज़ाक जाति का इतिहास बहुत पुराना है। कोई 1800 साल पहले यानी पश्चिमी हान राजवंश 206 ईसा पूर्व से 24 ईस्वी तक के दौरान थिएनशान पर्वत श्रृंखला के उत्तर में इस जाति के पूर्वज रहते थे। कज़ाक जाति पहले शामान धर्म, एक प्रकार का आदिम धर्म पर विश्वास करती थी। लगभग 11वीं शताब्दी में इस जाति के लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे। युवती द्वारा युवक का पीछा करना नामक खेल कज़ाक जाति का एक परंपरागत खेल होने के साथ ही युवक युवतियों के आपस में प्रेम प्रकट करने का एक अनोखा तरीका भी है। बकरे की छीना झपटी तो जन समुदाय की एक मनमोहक प्रतियोगिता है। ये दोनों खेल घुड़सवारों के बीच खेले जाते हैं और इनका आयोजन आमतौर पर खुशियां मनाने या उत्सव त्योहारों के मौके पर किया जाता है। अब ये खेल शिनजियांग में बसी दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के बीच भी लोकप्रिय होने लगे हैं। उत्तर पश्चिमी चीन के विशाल चरागाह में रहने वाली कज़ाक जाति गीत, नृत्य और तीरंदाजी के लिए पूरे देश में विख्यात है। कज़ाक जनता का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र तुंगपुला 2 तारों वाला एक वाद्य यंत्र है। कज़ाक लोग उसे बजाते हुए अपनी विभिन्न मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं। कज़ाक जाति के लोग ग्रीष्म ऋतु अधिक पसंद करते हैं। वे गर्मी को खुश कहते हैं। गर्मियों में श्रम करने के बाद हरे भरे चरागाह में बैठकर तुंगपुला बजाते हुए सुरीले गीत गाते हैं और ये कार्यक्रम रात भर चलता है। ये गीत उनके समृद्ध मौखिक साहित्य को प्रतिबिंबित करते हैं। इन गीतों के जरिए वे प्राचीन पौराणिक कथाओं अथवा अपनी जाति के महाकाव्यों का वर्णन, अपनी जन्मभूमि का गुणगान और अपने कबीले के वीरों की प्रशंसा करते हैं। उनकी तेज बुद्धिमत्ता और पवित्र प्रेम की झलक इन गीतों में भी मिलती है। जन्म, मृत्यु, शादी, बुढ़ापे और बीमारी से संबंधित प्रथा गीतों के अलावा हास्यप्रद और विनोदप्रिय और मस्खरी भरे गीत भी प्रचलित हैं। प्रचलित गीतों की केवल विषय वस्तु ही समृद्ध नहीं है, बल्कि उनमें शैली और संरचना की भी विविधता है। मशहूर गायक को आखन कहते हैं। आखन प्रायः घोड़े पर सवार होकर तुंगपुला बजाते हुए विशाल चरागाह में गीत गाते घूमते हैं। वे गीत गाने में दक्ष होते हैं और अपनी जाति में प्रचलित हर तरह के छोटे बड़े गीत गा सकते हैं। उनके आसपास हमेशा श्रोताओं की भीड़ लगी रहती है। अब आप
आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत कजाक जाति के खेल। लंबे अरसे से शिकारियों का घुमंतु जीवन बिताने के कारण कजाक जाति के बच्चे, चाहे लड़की हो या लड़का, सभी 5 या 6 वर्ष की उम्र में ही घुड़सवारी सीख लेते हैं। आमतौर पर 8 वर्ष की उम्र में वे कुशल घुड़सवार बन जाते हैं। इसलिए कजाक चरवाहे घुड़सवारी और शिकार करने में कुशल होते हैं। खुशियां मनाने के सुअवसर पर कजाक लोग घुड़सवारी से संबंधित खेल कूद का आयोजन करते हैं। जातीय विशेषताओं से भरे ये खेल कूद सदियों से कजाक जाति में प्रचलित रहे हैं। घोड़दौड़ की प्रतियोगिता कजाक जाति का एक परंपरागत खेल है। प्रतियोगिता से पहले घुड़सवार अपने घोड़े को अच्छा खाना पीना और पूरा विश्राम देते हैं ताकि वो दौड़ में पूरी शक्ति से दौड़ सके। वे घोड़े को साफ सुथरी जगह पर बांधते हैं। दिन में घोड़े को छाया में रखा जाता है और उसे चारा नहीं दिया जाता है। यदि घोड़े को प्यास लगती है तो उसे मीठी चाय पिलाई जाती है। इससे घोड़े का पेट नीचे नहीं लटकता और उसका शरीर विलो की टहनी जैसा दुबला पतला और सुडौल बना रहता है। घुड़दौड़ की प्रतियोगिता के दिन जातीय वेशभूषा में सजे कजाक चरवाहे बूढ़े बच्चों के साथ घुड़दौड़ देखने आते हैं। प्रतियोगिता के मैदान के आसपास जनसमुद्र उमड़ पड़ता है और बहुत चहल पहल रहती है। घुड़सवार अपने घोड़े की अयाल को संवारते हैं, उसकी पूंछ पर उल्लू के पंख लगाते हैं और लाल और हरे कपड़े से बना एक लिबास घोड़े को पहनाते हैं। इन घुड़सवारों की उम्र 10 से 15 वर्ष के बीच होती है। वे सफेद कमीज पहनते हैं और पसीने से तर घोड़े की आंखों को पोंछने के लिए अपने चाबुक के छोर पर एक रुमाल बांधते हैं। घुड़दौड़ आरंभ होने से पहले प्रतियोगिता के संचालक पंक्ति में खड़े घुड़सवारों को प्रतियोगिता से संबंधित नियम बताते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले घोड़ों और घुड़सवारों का नाम नोट करते हैं। फिर दौड़ने का संकेत दिया जाता है। संकेत मिलते ही प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए घुड़सवार अपने अपने घोड़ों को एड़ मारते हुए आगे निकालने की कोशिश करते हैं। घुड़दौड़ के अलावा बहुत सी ऐसी प्रतियोगिताएं भी होती हैं जिनमें घुड़सवारों के साहस और कौशल की परीक्षा होती है। मसलन घोड़े पर सवार होकर कुश्ती लड़ना दरअसल घुड़सवारों की शक्ति की आजमाइश है। प्रतियोगिता में घुड़सवारों को 2 दलों में बांटा जाता है। इस होड़ में जो घुड़सवार प्रतिद्वंदी को घोड़े से गिराता है या उसे पकड़कर अपने घोड़े पर ले आता है, वो विजयी होता है। युआन पाओ यानी अर्ध चांद रूपी सोने या चांदी की गिल्ली पर निशाना लगाना कजाक जाति की एक अन्य प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में मैदान के बीच एक लग्गा खड़ा करके उसके ऊपरी हिस्से में एक लकड़ी बांधी जाती है। फिर लाल रेशमी कपड़े में लपेटे एक युआन पाओ को पतली रस्सी से उस लकड़ी पर लटकाया जाता है। प्रतियोगी घोड़े पर सवार होकर 100 कदम की दूरी से दौड़ते हुए लगभग 50 कदम की दूरी से बंदूक से निशाना लगाते हैं। जो प्रतियोगी पतली रस्सी पर सही निशाना लगाता है वो विजयी होता है और गिरा हुआ युआन पाओ भी
उसे मिल जाता है। घुड़दौड़ के दौरान सिक्का उठाना एक अन्य रोमांचकारी प्रतियोगिता है। चांदी के सिक्के को एक कटोरा नुमा गड्ढे में रखा जाता है। घुड़सवार को घोड़े पर सवार होकर आगे दौड़ते हुए नीचे झुककर गड्ढे से उस सिक्के को निकालना होता है। जो घुड़सवार सिक्का निकालने में सफल होता है वो विजयी माना जाता है। इसके अलावा घोड़े की पीठ पर रस्सा कशी करना, घोड़े पर सवार होकर कपड़े की छीना झपटी, दौड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर जमीन से रुमाल उठाना या बांस पर रस्सी से बना फंदा फेंककर घोड़े को पकड़ना आदि अनेकानेक दिलचस्प खेल भी हैं। कज़ाक जाति के पारंपरिक खेलों में बकरे की छीना झपटी सबसे मनोरंजक मानी जाती है। इस खेल के शुरू होने से पहले एक बुजुर्ग 2 वर्ष वाले एक बकरे को काटता है। बकरे के सिर और चारों खुरों को काटकर फेंक दिया जाता है और फिर उसकी गर्दन को कसकर चौड़े और समतल चरागाह में रखा जाता है। घुड़सवार इसके आसपास तैयार रहते हैं। आज्ञा मिलते ही वे तीर की तरह उस बकरे पर झपटते हैं। इस तरह घमासान छीना झपटी शुरू होती है। जो घुड़सवार सबसे आगे बढ़ता है वो बकरे को उठाकर या तो उसे रकाब बंधी हुई पट्टी में या घोड़े पर लादे हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों से बचते हुए आगे दौड़ता है। अन्य घुड़सवार उसका पीछा करते हैं। कभी-कभी इस प्रतियोगिता में 100 घुड़सवार शामिल होते हैं। इस छीना झपटी में विजय प्राप्त करने के लिए आमतौर पर पहले करीब 10 घुड़सवारों के एक दल का संगठन होता है और भागने की दिशा निश्चित की जाती है। साथ ही वे आपस में भीड़ से निकलने, बकरे को छीनने, रक्षा करने, भागने, पीछा करने और रोकने जैसे कामों का बंटवारा करते हैं। यदि बकरा पकड़ने वाला घुड़सवार रक्षा करने वाले साथियों की मदद से बकरे को भीड़ से बाहर ले आता है तो वो फौरन भागने वाले साथी को बकरा दे देता है। इस वक्त दूसरे दल को रोकने वाले घुड़सवार पीछे से आगे बढ़कर भागने वाले को रोकने की कोशिश करते हैं। इस बीच अन्य घुड़सवार भी इधर आ पहुंचते हैं। इस तरह एक नई छीना झपटी फिर आरंभ हो जाती है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत कज़ाक जाति के खेल। ऐसी बार बार की छीना झपटी के बाद जो घुड़सवार बकरे को लिए भीड़ से निकलकर निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है वो और उसका पूरा दल विजयी माना जाता है। विजयी दल को आदर और पुरस्कार प्रदान किया जाता है और उन्हें चरागाह के वीर बाज की उपाधि दी जाती है। इस कार्यक्रम का आयोजन त्योहारों के मौके पर ही नहीं, शादी ब्याह के शुभ अवसर पर भी किया जाता है। कज़ाक जाति के युवक युवतियों का सबसे मनपसंद खेल युवती द्वारा युवक का पीछा करना है। ये खेल वास्तव में कज़ाक जाति के युवक युवतियों के बीच प्रेम प्रकट करने का एक खास तरीका है। इस खेल का आयोजन आमतौर पर खुशियों या त्योहारों के मौकों पर किया जाता है। इस खेल के शुरू में युवक युवतियां जोड़े में घोड़ों पर सवार होकर एक निश्चित स्थान की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में युवक बातचीत करते समय युवती के प्रति प्रेम प्रकट कर सकता है और कभी-कभी युवती से मजाक भी करता है। युवती को कितनी भी लाज आए या चिढ़ हो, वो युवक का विरोध नहीं कर सकती और वो सब कुछ चुपचाप सुनती हुई निश्चित स्थान पर पहुंच जाती है। निश्चित स्थान पर पहुंचते ही युवक को युवती के साथ मजाक करने की हिम्मत नहीं होती और फौरन मुड़कर बेतहाशा भागता है, क्योंकि निश्चित स्थान पर पहुंचने के बाद युवती की बारी होती है। वो लौटते समय यदि युवक को पकड़े
तो उसे चाबुक से पीट सकती है। नियम के अनुसार युवक इसका विरोध भी नहीं कर सकता। इस प्रकार मैदान में मनोरंजक और उत्साहपूर्ण दृश्य नजर आता है। युवक बेतहाशा भागता है और युवती उसे पकड़ने की कोशिश करती है। उधर दर्शकों में कुछ लोग लड़कियों के लिए वाहवाही करते हैं और कुछ युवकों को आगे निकलने के लिए ललकारते हैं। वे युवतियों के जोश की प्रशंसा में तालियां बजाते हैं और युवकों को सिर पर पैर रखे भागते देखकर हंसते हैं। इस नाटकीय भागदौड़ में युवक युवतियों का प्रेम भी प्रकट होता है। अगर युवती सचमुच उस भागने वाले युवक को प्यार करती है तो वो केवल चाबुक से उस युवक को पीटने का नाटक करती है। भला वो अपने मनपसंद युवक को कैसे जोर से मार सकती है? कुछ युवतियां दूसरों को दिखाने के लिए युवकों को पीटती तो हैं, पर वो भी बड़े प्यार और नरमी से। यदि युवती उस युवक को पसंद नहीं करती और उसका प्रेम स्वीकार नहीं करती, तब तो उस बेचारे युवक की खैर नहीं। पकड़ में आने पर उस पर ताबड़तोड़ चाबुक बरसता है। इस प्रकार युवक को पीटकर वो अपना गुस्सा प्रकट करती है और ये भी बता देती है कि वो उस युवक से प्रेम नहीं करती। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत कजाक जाति के खेल। अगली बार हम फिर एक नई कड़ी के साथ आपके सामने एक बार फिर आएंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर के पेट में होने से दानवराज को बहुत ही परेशानी महसूस करनी पड़ी। वह बार बार वानर को बाहर निकलने का निवेदन किए जा रहा था। वानर के साथ युद्ध की शर्त को मानकर उसे बाहर आने के लिए मना ही लिया गया। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जैसे ही दुष्ट दानव ने वानर को देखा, उसने अपनी तलवार उठा ली और वानर के चेहरे पर वार किया। वानर ने उसका प्रहार केवल एक हाथ में लौह दंड उठाकर रोक लिया। इसके बाद दूसरे दानव सरदार ने अपने भाले से और तीसरे दानव सरदार ने अपनी कुठार से उस पर खूंखार हमला किया। महान मनीषी वानर राज ने रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, लौहदंड हाथ में लिया और मेघयान में बैठकर वह तेजी से निकल गया। उसे डर था कि इतने ज्यादा बाल दानवों से घिरा होने की वजह से वह अच्छी तरह से लड़ नहीं पाएगा। जब वह दानवों के खेमे से बाहर चला गया तो उसने अपने मेघयान को एक विशाल खाली पर्वत पर उतार लिया और रस्सी को दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ खींचा। इससे वरिष्ठ दानव के हृदय में दर्द उठने लगा। दानव दर्द से करहाता हुआ ऊपर उठने लगा और वानर अपनी रस्सी के जरिए उसे फिर से नीचे की ओर खींचने लगा। छोटे दानवों ने दूर से यह नजारा देखा तो वे जोर से चिल्लाए, वानर को उकसाओ मत महाराज, उसे जाने दो। इस बंदर को इस बात की तमीज नहीं है कि कब क्या करना चाहिए। अप्रैल शुरू होने से पहले ही वह पतंग उड़ा रहा है।
जब वानर ने यह सुना तो वह जोर से अपना पांव जमीन पर पटकने लगा, जिसकी वजह से वरिष्ठ दानव सीटी बजाता हुआ चरखी की तरह आसमान में इतनी जोर से गिरा कि पहाड़ की तलहटी की सख्त जमीन पर 2 हाथ गहरा गड्ढा बन गया। इससे दूसरा और तीसरा दानव सरदार इतना डर गए कि उन्होंने अपने मेघयान एक साथ नीचे उतार लिए और फुर्ती से रस्सी पकड़कर पहाड़ की तलहटी में घुटने टेक कर बैठ गए। वे गिड़गिड़ाकर बोले, महान मनीषी, यह सच है कि हमने आपको युद्ध के लिए बाहर निकलने का लालच दिया, पर हमें यह उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे सबसे बड़े भाई के हृदय पर रस्सी का फंदा लगा देंगे। वानर ने हंसते हुए कहा, तुम दानवों का गिरोह महानीच है, घोर पापी है। पिछली बार तुमने मुझे झांसा देकर बाहर निकलने के लिए उकसाया ताकि तुम मुझे अपने दांतों से काट सको। इस बार तुमने मुझे लालच देकर बाहर निकलने की साजिश रची है ताकि मेरा सामना तुम्हारी रण तत्पर सेना से हो जाए। यह साफ है कि तुम्हारे पास यहाँ मुझसे लोहा लेने वाले लाखों सैनिक हैं, जबकि मैं अकेला हूँ। कितनी बेतुकी बात है। मैं उसे खींचकर अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे भाई को खींचकर अपने गुरुदेव के पास ले जा रहा हूँ। अब क्या था, यह देखकर सभी दानवों ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, महान मनीषी, अगर आप दया और करुणा दिखाकर हमारी जिंदगी बख्श दें तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके गुरुदेव को पर्वत के उस पार सुरक्षित पहुंचा देंगे। वानर ने हंसते हुए वरिष्ठ दानव सरदार से कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी तलवार से यह रस्सी काट देनी होगी। वरिष्ठ दानव सरदार बोला, महोदय, मैं बाहर की रस्सी तो काट सकता हूँ, लेकिन रस्सी का एक सिरा मेरे हृदय को चारों तरफ से बांधे हुए है। वह मेरे गले में अटक कर बहुत तकलीफ दे रही है। अब हम क्या करें? वानर बोला, अगर ऐसी बात है तो अपना मुंह खोलो, मैं एक बार अंदर जाकर रस्सी खोल दूंगा। इस पर वरिष्ठ दानव चिंतित हो उठा। वह बोला, अगर इस बार अंदर जाकर आप बाहर ना निकले तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा, सचमुच तबाह हो जाऊंगा। वानर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे अंदर की रस्सी को बाहर रहकर खोलना भी जानता हूँ, लेकिन रस्सी खोलने के बाद क्या तुम सचमुच मेरे गुरुदेव को सुरक्षित पर्वत पार करा दोगे? वरिष्ठ दानव सरदार ने जवाब दिया, हाँ, जैसे ही आप रस्सी खोलेंगे हम उन्हें पर्वत पार करा देंगे। इस बारे में झूठ बोलने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता। अब जब वानर को इस बात की तसल्ली हो गई कि दानव सरदार सच बोल रहा है तो उसने अपने शरीर को झकझोरा और अपना बाल समेटकर फिर से उसे अपनी पूंछ में लगा लिया। दानव सरदार की हृदय पीड़ा शांत हो गई। तब तीनों दानव सरदारों ने आसमान में पहुंचकर इन शब्दों के साथ वानर का धन्यवाद किया, महान मनीषी, अब आप लौट जाइए और अपने गुरुदेव को बता दीजिए कि वे अपना सामान बंधवा दें। हम लोग एक पालकी के साथ उन्हें पहुंचाने आ रहे हैं। दानव गिरोह भी हथियार समेटकर कंदरा में लौट गए। अपनी रस्सी समेटने के बाद वानर सीधा पर्वत के पूर्वी पार्श्व में जा पहुंचा। वहां उसने दूर से देखा कि थांग महाभिक्षु जमीन पर लोट लोट कर जोर जोर से रो रहे हैं। शूकर और भिक्षु रेतात्मा सबाब के पुलिंदों को खोलकर उसे बांट रहे थे। वानर ने ठंडी आह भरते हुए सोचा, बेशक यही बात हुई होगी कि शूकर ने गुरुदेव को बता दिया होगा कि मुझे प्रेतात्मा निकल चुका है। गुरुदेव सिसकियां भर कर विलाप कर रहे हैं क्योंकि वे मेरे बिना नहीं रह सकते। पर मूर्ख शूकर हमारा असबाब बांट रहा है ताकि हम एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्ते जा सके। हे भगवान, मैं क्या करूं? बेहतर यही होगा कि मैं गुरुदेव के पास जाकर उनसे पूछ लूं। ऐसा सोचकर अपना मेघयान नीचे उतारकर वानर ने जोर से पुकारा, गुरुदेव,
जैसे ही भिक्षु रेतात्मा ने यह सुना तो उसने शूकर से शिकायत भरे सुर में कहा, तुम तो चाहते ही हो कि लोग मरते जाएं और ताबूतों के ढेर लगते जाएं। हमारा बड़ा भाई अभी जिंदा है, पर तुमने कहा कि वह मर चुका है। अब जरा देखो तो वह हमें संबोधित करता हुआ इधर ही आ रहा है। शूकर ने जवाब दिया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसे प्रेतात्मा निगल चुका है। मुझे पक्का यकीन है कि वह वानर नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, क्योंकि आज एक अशुभ दिन है। वानर ने शूकर के पास जाकर उसके मुंह पर जोर से एक तमाचा जड़ दिया, जिससे उसके पांव उखड़ गए। वह बोला, अरे ओ मंद बुद्धि, क्या मैं प्रेतात्मा लग रहा हूँ? मूर्ख शूकर ने जवाब दिया, भैया वह राक्षस तुम्हें निगल नहीं गया था क्या? फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? वानर बोला, अरे भोंदू, उसके पेट में जाकर मैंने उसकी आंतों को पकड़ लिया, फेफड़ों को मरोड़ दिया, हृदय को रस्सी के फंदे से बांध दिया और पेड़ को फाड़ डाला। उसे बहुत पीड़ा होने लगी। फिर उन सब ने घुटने टेक दिए और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, इसलिए मैंने उनकी जिंदगी बख्श दी। अब वे लोग एक पालकी ला रहे हैं, जिस पर बिठाकर वे गुरुदेव को पर्वत के पार ले जाएंगे। जैसे ही सांचांग ने यह सुना, वह उठ खड़ा हुआ और वानर के सामने झुककर बोला, शिष्यवर, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अगर मैं उन की बात पर विश्वास कर लेता तो हम लोग बर्बाद हो गए होते। चलिए दोस्तों, अब हम कहानी को उन 3 दानव सरदारों की तरफ ले चलते हैं, जिनका गिरोह अपनी कंदरा में लौट गया था। दूसरे दानव सरदार ने कहा, बड़े भैया, मैंने तो सोचा था कि नवदीक्षित सुन के 9 सिर होंगे और 8 पूंछें होंगी, लेकिन वह तो एक पिद्दी सा बंदर निकला। तुम्हें उसे निगलना नहीं चाहिए था, उससे युद्ध करना चाहिए था। वह हमारे सामने हरगिज नहीं टिक सकता। अपने 10,000 बेतालों के साथ हम उसे अपने थूक में डुबो सकते हैं। उसे निगलकर तुमने अपनी तिलिस्मी शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका दे दिया, जिससे तुम्हें इतनी परेशानी सहनी पड़ी। जब मैंने अभी अभी यह कहा था कि हम थांग महाभिक्षु को पर्वत पार करा देंगे, तो मैं सच्चे दिल से ऐसा नहीं चाहता था। यह मैंने केवल उसे लालच देकर बाहर निकालने के लिए किया था, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी। मैं थांग महाभिक्षु को हरगिज पर्वत पार नहीं कराऊंगा। वरिष्ठ दानव सरदार ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो मेरे अच्छे भैया? दूसरा दानव सरदार बोला, अगर तुम मेरे पास 3,000 छोटे दानवों को भेज दो तो मैं उन्हें युद्ध के लिए तैनात कर दूंगा और उस वानर को पकड़ लूंगा। वरिष्ठ दानव सरदार ने कहा, सिर्फ 3,000 ही नहीं, तुम हमारी पूरी सेना को तैनात कर सकते हो, लेकिन हम उसे पकड़ सके तो यह हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि दानवराज को परेशान कर वानर उसकी बात मानकर बाहर निकल आता है, पर आखिरकार दानवराजों को वानर की बात माननी पड़ती है। वे सांचांग को पर्वत पार कराने का झूठा वादा कर वानर को जाने देते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब तीनों दानव राजों ने अपना रास्ता तय कर लिया, तब दूसरे दानव सरदार ने 3,000 छोटे दानवों को गोल बंद कर लिया। वह उन्हें मुख्य रास्ते के पास एक उचित स्थान पर ले गया, जहां उसने एक सैन्य व्यूह की रचना कर डाली। फिर उसने नीले झंडे के साथ एक दूत वानर के पास भेजा, जो यह संदेश लेकर गया, नवदीक्षित सुन, दूसरे महाराज के साथ युद्ध करने के लिए तुरंत आ जाओ। अब क्या था, जब शूकर ने यह सब सुना तो वह हंसकर बोला, भैया, कहावत है ना, झूठ बोलने वाले लोग अपने ही घर के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। तुम तो बड़े चालबाज निकले। तुमने लौटकर हमसे झूठ बोला था। तुमने कहा कि तुम प्रेतात्मा को हरा चुके हो और वे एक पालकी में गुरुदेव को पर्वत पार कराएंगे, लेकिन वे तो तुमसे युद्ध करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वानर बोला, वरिष्ठ दानव सरदार मेरे सामने हथियार डाल चुका है।
और वह मेरे सामने नहीं आ सकता। मेरा नाम सुनते ही उसके सिर में दर्द हो जाएगा। मुझे युद्ध की चुनौती देने वाला व्यक्ति दूसरा दानव सरदार होगा, क्योंकि वह हमें पर्वत के उस पार नहीं पहुंचाना चाहता। मैं वरिष्ठ दानव सरदार को हरा चुका हूँ, इसलिए दूसरा दानव सरदार आ रहा है। इस बात की कोई वजह नहीं कि तुम उससे युद्ध ना करो। शूकर बोला, मैं उससे डरता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ और उससे युद्ध करता हूँ। वानर बोला, अगर तुम चाहते हो तो तुम चले जाओ। शूकर हंसकर बोला, भैया मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी रस्सी दे सकते हो? वानर ने पूछा, किस लिए? तुम में यह क्षमता तो है नहीं कि उसके पेट में कैसे घुसा जाए या रस्सी को उसके हृदय से कैसे बांधा जाए, इसलिए रस्सी तुम्हारे क्या काम आएगी? शूकर ने जवाब दिया, मैं इसे अपनी कमर में जीवन रक्षक पेटी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम्हें और भिक्षु रेतात्मा को रस्सी का एक सिरा पकड़ना होगा और मुझे उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए छोड़ देना होगा। अगर तुम्हें लगा कि मैं उसे पछाड़ रहा हूँ तो रस्सी ढीली छोड़ते जाना, मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन अगर वह मुझे पछाड़ दे तो रस्सी के साथ मुझे वापस खींच लेना। ऐसी नौबत न आने देना कि वह मुझे घसीटकर अपने साथ ले जाए। यह सुनकर वानर मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, इस गधे को बेवकूफ बनाने का एक और मौका आ गया है। वानर ने रस्सी का एक सिरा शूकर की कमर में बांध दिया और उसे युद्ध करने के लिए भेज दिया। मूर्ख शूकर ने अपना पांचा उठाया और सीधी ढलान पर तेजी से चढ़ता हुआ जोर से चिल्लाया, ओ दुष्ट प्रेतात्मा, बाहर निकलो, मुकाबला करो। नीले झंडे वाले दूत ने फुर्ती से लौटकर सूचना दी, महाराज, लंबी थूतनी और लंबे कानों वाला भिक्षु यहाँ आ गया है। दूसरा दानव सरदार अपने खेमे से बाहर निकल आया। उसने शूकर को देखा और एक भी शब्द बोले बिना अपना भाला सीधा उसके मुंह पर दे मारा। शूकर ने अपना पांचा उठाया और आगे बढ़कर उसका प्रहार रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच पर्वत के पार्श्व में घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन युद्ध के 7-8 दौर समाप्त होने से पहले ही शूकर का पक्ष कमजोर पड़ने लगा। वह प्रेत आत्मा के सामने नहीं टिक पाया। वह तेजी से घूमकर पीछे मुड़कर चिल्लाया, भैया, जीवन रक्षक पेटी को खींच लो, जीवन रक्षक पेटी को खींच लो। जब वानर ने शूकर की आवाज सुनी तो उसने रस्सी को खींचने के बदले ढीला छोड़ दिया और उसका सिरा नीचे गिरा दिया। दानव पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ते समय रस्सी मूर्ख शूकर के पीछे लटकी हुई थी और इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जब वह पीठ दिखाकर भागा और रस्सी का खिंचाव खत्म हो गया तो रस्सी उसकी टांगों में उलझने लगी। वह गिर पड़ा, फिर उठा और फिर गिरा और आखिरकार वह जमीन पर औंधी मुंह गिर पड़ा। प्रेत आत्मा ने उसे पकड़ लिया और अजगर जैसी अपनी सूंड से उसके शरीर को लपेटकर अपनी जीत के साथ अपनी कंदरा में लौट गया। राक्षसी सेना एक सुर में विजय गीत गाती हुई अपने खेमे में लौट गई। जब सांचांग ने पहाड़ की तलहटी से सारा नजारा देखा तो वह वानर पर बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, उखुन, अब मैं समझ गया हूँ कि उनंग तुम्हारी मृत्यु की कामना क्यों करता है। तुम गुरु भाई एक दूसरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते, केवल ईर्ष्या करते हो। उसने तुमसे जीवन रक्षक पेटी को खींचने का अनुरोध किया था, तुमने वैसा क्यों नहीं किया? उल्टे तुमने रस्सी को नीचे क्यों गिरा दिया? तुमने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। अब हम क्या करें? वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिर से उसे शह दे रहे हैं गुरुदेव और उसके प्रति पक्षपात दिखा रहे हैं। बस जब मुझे बंदी बनाया गया था तब आपको जरा भी परेशानी नहीं हुई। खैर, मेरी जान नहीं समझी जाती, लेकिन इस मूर्ख शूकर ने अपनी ही बेवकूफी से अपने को बंदी बनवाया है, तो आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। उसे मजा चखने दो। मैं उसे सीख देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि धर्म सूत्रों को लाना कितना मुश्किल काम है। सांचांग बोला, शिष्यवर, क्या तुम्हारे जाने के बाद मैं चिंता तो नहीं हुआ था, मैं परेशान नहीं हुआ था।
मुझे याद है कि तुम तरह तरह के रूप बदल सकते हो, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन मूर्ख शूकर तो पैदाइशी अनाड़ी है और तरह तरह के रूप नहीं बदल सकता, इसलिए वह बड़ी खतरनाक हालत में फंस गया है। जाओ और उसे छुड़ा लाओ। वानर ने कहा, शिकवे शिकायतें बंद करें गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ और उसे छुड़ा लाता हूँ। वानर तेजी से पहाड़ पर चढ़ गया। मन में कुढ़ता हुआ वह सोचता हुआ जा रहा था, जाकर देखता हूँ प्रेतात्मा उस पर क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं। दानवों की चंगुल से छुड़ाने से पहले मैं उसे कुछ तकलीफ उठाने देना चाहता हूँ। तब वानर ने अपने दोनों हाथों से जादुई ताली बजाई, मंत्र पढ़ा, अपने शरीर को झकझोरा, एक छोटे से कीड़े का रूप धारण कर लिया और कंदरा के पास जाकर शूकर के कान के नीचे जा बैठा ताकि उसके साथ अंदर प्रेत आत्मा के करीब जा सके। दूसरा दानव सरदार ढोल नगाड़ों की तुमुल आवाज के साथ 3000 छोटे दानवों का नेतृत्व करता हुआ कंदरा के पास जा पहुंचा जहां वे लोग रुक गए। शूकर को अपने साथ अंदर ले जाते हुए उसने कहा, बड़े भैया, मैं एक शैतान को अपने साथ ले आया हूँ। वरिष्ठ दानव सरदार ने बोला, दिखाओ। अपनी सूंड को ढीला करते हुए दूसरे दानव सरदार ने शूकर को जमीन पर पटक दिया और बोला, यह लो, यह तो किसी काम का नहीं है। वरिष्ठ दानव सरदार ने कहा, कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा, बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये जैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान की नमस्ते। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। श्रोताओं को राकेश वत्स का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने चीनी में अभिवादन करने के वाक्य सीखे। अब हम शुरू करें आज का नया पाठ। आज हम सीखेंगे 谢谢，谢谢你，非常感谢，不用谢，对不起，没关系，没事儿。 अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप शेषे कह सकते हैं। शेषे। मैंने पहले पाठ की बातचीत में ये वाक्य सुना था। हाँ, शेषे का अर्थ है धन्यवाद। इसके स्थान पर शेषे नी भी कह सकते हैं। शेषे नी। शेषे नी।
नी का अर्थ है आप। नी अगर आप विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो 非常感谢 कह सकते हैं। 非常感谢 非常感谢 यहाँ 非常 एक क्रिया विशेषण शब्द है। इसका अर्थ है बहुत। 感谢 का अर्थ है धन्यवाद। 非常感谢 अर्थात बहुत धन्यवाद। 非常感谢 राकेश जी, अगर कोई व्यक्ति आपको 谢谢 कहता है तो जवाब में आप क्या कहेंगे? हिंदी में कोई बात नहीं कह दिया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, चीनी भाषा में उसे 不用谢 कहा जाता है। 不用谢 इसका अर्थ है धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। 不用 का अर्थ है करने की जरूरत नहीं और 谢 का अर्थ है धन्यवाद। इस तरह धन्यवाद देने की जरूरत नहीं वाक्य के लिए चीनी में 不用谢 होता है। 不用谢 अब हम अभी सीखे विषयों को एक बार फिर देखें। आपका धन्यवाद चीनी भाषा में 谢谢你 यानी 谢谢। 谢谢 चीनी भाषा में 谢谢के लिए एक और वाक्य है। वो है 谢谢你। 你 का मतलब है आप या तुम। 谢谢你 चीनी भाषा में बहुत बहुत धन्यवाद कैसे कहा जाता है? चीनी भाषा में बहुत बहुत धन्यवाद के लिए कहा जाता है 非常感谢। शाओथांग जी, धन्यवाद करने की जरूरत नहीं चीनी भाषा में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 不用谢। 不用谢 अच्छा, आइए अब हम एक बातचीत सुने। सुश्री लीली का कंप्यूटर खराब हो गया। उसके साथ ही वांग लान ने 3 घंटे लगाकर कंप्यूटर की मरम्मत की। इसके बाद दोनों में इस प्रकार बातचीत हुई। 非常感谢。不用谢。 अच्छा श्रोताओ, अब मैं आपको बताती हूँ कि माफी मांगने के लिए चीनी भाषा में कैसे कहा जाता है। अच्छा बताइए। माफ कीजिए चीनी भाषा में 对不起 कहा जाता है। 对不起 अगर कोई व्यक्ति आपसे 对不起 कहे तो आपका जवाब क्या होगा? क्या मैं कौन सी? बिल्कुल ठीक। मैं का अर्थ है नहीं और क्वांशी का अर्थ है सरोकार। इस तरह चीनी भाषा में कोई सरोकार नहीं है का अर्थ है मैं क्वांशी। मैं कौन सी? मैं क्वांशी के अलावा आप मैं शर भी कह सकते हैं। मैं सर मैं का अर्थ है न या नहीं। शर का अर्थ है बाद। मैं सर कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम इसे दोहराएंगे। माफ कीजिए का मतलब है 对不起。对不起对不起 कोई सरोकार नहीं। मैं क्वांशी मैं कौन सी? इसके बराबर वाक्य है मैं शर। मैं सर अच्छा, आगे आप सुनिए जिन लोगों के वास्तविक जीवन में माफी मांगने के वक्त इन वाक्यों का प्रयोग कैसे होता है। 对不起，没关系，对不起，没事儿。 राकेश जी, क्या आपको समझ में आया? अधिकांश भाग समझ में आ गया। धन्यवाद। से अब एक बार फिर सुनिए आज की सीखी हुई दोनों बातचीत। बातचीत 1, 非常感谢。不用谢， बातचीत 2, 对不起，没关系，对不起，没事儿。 अच्छा श्रोताओ, आज का कार्यक्रम समाप्त होने के पूर्व आप सुनिए चीनी संस्कृति से जुड़े विषय वेदों भाई से। नमस्ते, मैं वेदुम भाई हूँ। चीनी लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। अगर मेहमान घर आए हैं तो मेजबान घर की सबसे अच्छी चीजों से मेहमानों का सत्कार करता है। मेहमान के घर आने के कई दिन पूर्व ही मेजबान खूब तैयारी करता है। खाने के लिए अनेक किस्मों के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं और भोजन के समय मेजबान आमतौर पर ऐसी विनम्रता से कहता है कि यह कुछ खास नहीं है, आप अपनी मर्जी से खाइए।
इस प्रकार के शिष्टाचार से मेहमानों का मेजबान सम्मान करता है। अच्छा दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब राकेश वत्स और साधाम को कहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।